तो चलिए आज हम पैसे के साथ अपने रिश्ते पर एक गहरी नजर डालते हैं। और ये जो चर्चा है ना, ये पैसे कमाने के बारे में उतनी नहीं है जितनी पैसे को समझने के बारे में है। हम अक्सर फाइनेंस को नंबर्स, चार्ट्स, मतलब मुश्किल गणित का सवाल समझते हैं जिसे बस एक सही फॉर्मूला लगाकर हल किया जा सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा और कह सकती हूँ जरूरी तर्क ही यही है कि इस सोच को बदलना होगा। उसमें एक शुरुआती लाइन है जो मतलब पूरी बातचीत की नींव रखती है। वो कहती है, हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा गणित का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा इंसानी व्यवहार का खेल है। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर इसके मायने बहुत बहुत गहरे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट या स्प्रेडशीट में नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे दिमाग में, हमारी भावनाओं में, हमारी इनसिक्योरिटीज में, हमारी परवरिश में रहता है। एकदम सही। और इसीलिए आज हमारी इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि पैसे को लेकर एक ही सलाह सबके लिए काम क्यों नहीं करती। किताब इसी बात पे जोर देती है कि हम सब अपने अपने अनुभवों की उपज हैं। किसी ने बचपन में पैसों की तंगी देखी है तो किसी ने हमेशा आराम देखा है। सही बात है। किसी के परिवार ने बिजनेस में अचानक सब कुछ खो दिया होगा तो किसी ने शायद लॉटरी जीत ली। ये जो अनुभव है ये हमारे दिमाग पर एक तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो हमारे हर वित्तीय फैसले को चलाता है। और हम अक्सर इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि एक जैसी तनख्वाह वाले दो लोग पैसे को लेकर बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। एक इंसान हर महीने बचत करके सुरक्षित महसूस करता है, जबकि दूसरा हमेशा डरा हुआ रहता है। हाँ, और शायद भविष्य की चिंता में आज ही सब कुछ खर्च कर देना चाहता है। तो ये फैसले तार्किक तो नहीं हुए, ये तो पूरी तरह भावनात्मक हुए। बिल्कुल, ये हमारे अनुभवों का नतीजा है। एक व्यक्ति के लिए जो फैसला बिल्कुल सही और तर्क संगत है ना, वही फैसला दूसरे के लिए बेवकूफी भरा हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अपने अपनी जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि उनके अनुभव और दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग है। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि पैसा कमाना तर्क से जुड़ा हो सकता है, लेकिन पैसा खर्च करना वो भावनाओं से जुड़ा होता है। पैसा हम कैसे कमाते हैं ये हमारी समझ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन हम पैसा कैसे खर्च करते हैं ये हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है और इसमें मैं एक और परत जोड़ना चाहूंगी। जब हम फाइनेंस की दुनिया को देखते हैं तो सब कुछ बहुत तर्क संगत लगता है। इंटरेस्ट रेट्स, रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, हाँ, सब कुछ नंबर्स का खेल। हाँ, लेकिन असल में जब कोई आम इंसान पैसे से जुड़ा कोई फैसला लेता है तो वो इन चार्ट्स को देखकर नहीं लेता। वो अपने डर, अपनी उम्मीदों और सबसे ज्यादा सामाजिक तुलना के आधार पर फैसला लेता है। मतलब कोई सिर्फ इसलिए एक महंगी गाड़ी खरीद लेता है क्योंकि उसे लगता है कि समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी। बिल्कुल। या कोई शेयर बाजार में इसलिए पैसा नहीं लगाता क्योंकि उसने 20 साल पहले अपने किसी रिश्तेदार को भारी नुकसान उठाते देखा था। तो गणित के हिसाब से फैसले शायद गलत हों। हाँ, शायद गलत हों, पर उस इंसान की भावनाओं और उसके दिमाग में जो कहानी चल रही है उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है। एकदम सही। और यहीं पर लेखक एक बहुत क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं, पैसे में सही या गलत नहीं होता, पैसे में बस परिणाम होते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी वित्तीय निर्णय अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका बस एक नतीजा होता है। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा अजीब नहीं है? मेरा मतलब है, अगर कोई अपना सारा पैसा जुए में उड़ा दे तो क्या वो गलत फैसला नहीं है? देखिए, वो फैसला उस व्यक्ति के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा, ये तो तय है। लेकिन किताब का तर्क ये है कि हमें उसे नैतिक रूप से गलत कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। अच्छा? बल्कि ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उसे वो फैसला उस वक्त सही लगा। शायद उसे जल्दी अमीर बनने का कोई दबाव था, शायद वो किसी गहरी निराशा से गुजर रहा था। समझ गया। अगर हम सिर्फ सही और गलत के चश्मे से देखेंगे तो हम कभी उसके व्यवहार की वजह समझ ही नहीं पाएंगे। एक और सरल उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना सारा पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखता है जहां बहुत कम रिटर्न मिलता है, तो कोई भी वित्तीय सलाहकार उसे गलत ही कहेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उस व्यक्ति को रात में अच्छी नींद इसलिए आती है क्योंकि उसका पैसा सुरक्षित है, तो क्या ये उसके लिए गलत फैसला है? शायद नहीं। समझ गया। तो ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, मानसिक शांति या ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। और हमारी सबसे बड़ी भावनाओं में से एक है भविष्य का डर, जो हमें सीधे उस चीज पर ले आता है जिसे हम अक्सर उबाऊ समझते हैं, यानी बचत। हाँ, और यहाँ भी किताब हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देती है। आमतौर पर बचत को उपभोग न करने की यानी खर्च न करने की निशानी माना जाता है ना? हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ त्याग कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लेखक कहते हैं सेविंग को अक्सर कमजोरी समझा जाता है, लेकिन ये किताब बताती है कि सेविंग ताकत है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बचत का मतलब सिर्फ बचा हुआ पैसा नहीं, बल्कि आजादी है। ये वो ताकत है जो आपको विकल्प देती है। और ये आजादी सिर्फ नौकरी छोड़ने की नहीं है, जैसा लोग अक्सर सोचते हैं। अच्छा। हाँ, ये छोटी छोटी चीजों की आजादी है। बिना ज्यादा सोचे समझे किसी दोस्त की जरूरत पर मदद करने की आजादी। सही बात है। किसी नए शौक पर खर्च करने की आजादी, ये जानने के लिए कि क्या आपको वो पसंद है भी या नहीं। एक ऐसे प्रोजेक्ट को ना कहने की आजादी जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो। वाह। पैसा आपको खुशियां खरीद कर नहीं देता, ये बात सच है, लेकिन ये आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल देता है। और बचत उस कंट्रोल की चाबी है। और जब आपके पास कंट्रोल होता है तो आपके पास समय होता है। यहीं से बात और गहरी हो जाती है। किताब में कहा गया है जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आपके पास समय होता है। बिल्कुल, और समय पैसे का सबसे बड़ा दोस्त है। यहीं पर कंपाउंडिंग का जो सिद्धांत है वो काम में आता है। हाँ, कंपाउंडिंग। हम सबने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में इसके असर को बहुत कम लोग सच में महसूस कर पाते हैं। सही कहा। कंपाउंडिंग यानी आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। ये एक स्नोबॉल की तरह है, लेकिन किताब एक चेतावनी भी देती है। ये बहुत धीरे धीरे काम करता है और ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाना शुरू करता है और उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो 60 की उम्र तक उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। वाह। लेकिन अगर वही इंसान 10 साल की देरी से यानी 35 की उम्र में यही काम शुरू करे तो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए उसे हर महीने लगभग 3 गुना ज्यादा 3 गुना? हाँ, यानी 15,000 से ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। वो जो 10 साल का समय था वो इतना कीमती था। यही समय का जादू है। 10 साल की देरी की कीमत इतनी ज्यादा है, ये तो सच में चौंकाने वाला है। लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है और वो बेचैन हो जाते हैं। हाँ, बेचैन होकर अपना पैसा निकाल लेते हैं या बार बार बदलाव करते रहते हैं। और वे उस जादुई असर को देखने से पहले ही खेल छोड़ देते हैं जो लंबे समय में होता है। यहीं पर धैर्य की भूमिका आती है। सही। लेखक कहते हैं कि असाधारण परिणाम पाने के लिए आपको कोई असाधारण काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ठीक ठाक काम लंबे समय तक बिना रुके करते रहना है। मतलब ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। किताब में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, पैसा तेजी से उनके पास नहीं जाता जो जल्दबाजी करते हैं, पैसा टिकता है उनके पास जो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक टिके रहने में एक और चुनौती है, वो ये कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चीजें बदलती हैं और यहीं पर किस्मत और जोखिम की भूमिका आती है। सही पकड़ा आपने। ये इस चर्चा का वो हिस्सा है जो हमें सबसे ज्यादा विनम्र बनाता है। किताब एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई सामने रखती है। सफलता में किस्मत का भी हाथ होता है और असफलता में सिर्फ हमारी गलती नहीं होती। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से हासिल किया है, और हम असफल लोगों को देखकर मान लेते हैं कि उन्होंने जरूर कोई बड़ी गलती की होगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत राहत मिलती है। सच में हम अक्सर अपनी असफलताओं का सारा बोझ खुद पर ले लेते हैं, ये भूलकर कि बाहरी दुनिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। बिल्कुल, मेहनत और कौशल बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन सही समय पर सही जगह होना, सही लोगों से मिलना या ऐसे आर्थिक माहौल में पैदा होना जहां अवसर मौजूद हो, ये सब भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। सही बात है। इसी तरह असफलता भी सिर्फ खराब फैसलों का नतीजा नहीं होती। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं लेकिन बाजार बदल जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है
या कोविड जैसी कोई महामारी आ जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मतलब इसका निष्कर्ष क्या है? हम क्या करें इस जानकारी का? इसका निष्कर्ष है विनम्रता। विनम्रता? हाँ, जब हम सफल हों तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसमें थोड़ी किस्मत भी शामिल थी, और जब हम दूसरों को असफल होते देखें तो हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। इसलिए किसी को भी पूरी तरह से अपना हीरो मत मानिए और किसी को भी पूरी तरह से विलेन मत समझिए। हर कहानी के कई पहलू होते हैं। और ये विनम्रता हमें जोखिम यानी रिस्क को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। हम अक्सर उन जोखिमों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे बाजार का गिरना, लेकिन किताब कहती है असली जोखिम वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये बहुत गहरा विचार है। इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय घटनाएं वो नहीं थी जिनकी लोग उम्मीद कर रहे थे, जैसे 2008 का वित्तीय संकट या हाल की महामारी। ये वो अज्ञात हैं जिनकी आप योजना बना ही नहीं सकते। इसलिए सबसे अच्छी योजना ये मानकर चलना है कि आपकी योजना शायद योजना के अनुसार काम नहीं करेगी। मतलब गलतियों के लिए जगह छोड़ना। हाँ, अपने वित्तीय जीवन में गलतियों और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जगह छोड़ना यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, वो किसी भी स्प्रेडशीट से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर सफलता पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है और जोखिम अदृश्य हो सकता है, तो फिर हम करें क्या? यहीं पर बातचीत स्रोत के सबसे गहरे सवाल की ओर मुड़ती है। इनफ यानी पर्याप्त कितना है? इनफ कितना है? कब रुकना चाहिए? कब संतुष्ट होना चाहिए? ये सवाल फाइनेंस से ज्यादा दर्शन शास्त्र का है, लेकिन ये शायद सबसे जरूरी वित्तीय सवाल है जो कोई पूछ सकता है। आज की दुनिया में खासकर सोशल मीडिया की वजह से तुलना का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी या बेहतर घर होगा। इस दौड़ में गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये कहना आसान नहीं है कि इनफ पर रुक जाओ। असल जिंदगी में जब समाज आपको हमेशा और ज्यादा पाने के लिए उकसाता है, तो कोई ये सीमा कैसे तय करे? ये बहुत मुश्किल है और इसके लिए आत्मचिंतन की जरूरत होती है। किताब हमें चेतावनी देती है कि अगर हमें ये नहीं पता कि इनफ कितना है, तो हम एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसे जीता नहीं जा सकता। और ये खतरनाक है क्योंकि और ज्यादा की चाह में लोग ऐसे जोखिम लेने लगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। मैंने एक डॉक्टर को देखा था जो बहुत कमाते थे लेकिन हमेशा तनाव में रहते थे क्योंकि उन्हें अपने साथी डॉक्टर से बेहतर दिखना था। अच्छा। और दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर थी जो बहुत कम कमाती थी पर खुश थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लिए इनफ क्या है। खुशी इस बात से नहीं आती कि आपकी संपत्ति कितनी ज्यादा है, बल्कि इस बात से आती है कि आपकी उम्मीदें कितनी यथार्थवादी हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन लोगों का है जो पहले से अमीर होते हुए भी अपनी इज्जत, अपनी आजादी और अपने परिवार को दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ वो चीज पाने के लिए जो उनके पास पहले से है और जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं। ये लालच नहीं है। ये लालच नहीं है, ये इनफ की सीमा न जानने का नतीजा है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं देती है। ये उस सोच को बदलने की बात करती है जो हमारे वित्तीय फैसलों को चलाती है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें अमीर बनने का रास्ता नहीं बल्कि समझदार बनने की सोच देती है। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता कैसे बनाया जाए। ये हमें विनम्रता, धैर्य और सबसे बढ़कर संतुष्टि का महत्व सिखाती है, क्योंकि लेखक के एक अंतिम विचार के अनुसार पैसा दौड़ जीतने में मदद कर सकता है, लेकिन शांति सिर्फ सीमाओं से आती है। वाह। और शायद समझदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। इस पूरी बातचीत के बाद ये सवाल सोचना दिलचस्प होगा कि हमारे पैसे से जुड़े कौन से फैसले सिर्फ गणित पर आधारित हैं और कौन से हमारी अपनी अनूठी कहानियों और अनुभवों की देन है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें अमीर बनने का रास्ता नहीं बल्कि समझदार बनने की सोच देती है, और शायद समझदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप पैसे को नए नजरिए से समझना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए, और अगर आपको अशांत शोर से दूर किताबों की शांत कहानियां पसंद हैं तो किताब सार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।